रशिया और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ते जा रहा है। क्या 2025 में वर्ल्ड वॉर हो सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें तो रशिया एक जगह कहता है कि देखिए हम जो है डेड हैंड एक्टिवेट कर देंगे, दूसरी जगह अमेरिका कहता है कि हमने अपने 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो हैं वो रशिया के नियर बाय रीजन भेज दी है। क्या वर्ल्ड जो है एक नई एटॉमिक वॉर के एज पे है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूं, जहां पे हम जानेंगे कि अगर ये वॉर हुई तो इंडिया पे क्या क्या प्रेशर आ सकता है, इंडिया को क्या क्या स्टेप्स जो है लेने पड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट से जान ले कि ये सारी स्टेटमेंट्स का बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करती हूं तो ये स्टेटमेंट पास की गई थी बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की देखिए हमने क्या कर दी है, 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो हैं वो रशिया के नियर बाय रीजन भेज दी हैं। द मेजर पॉइंट इज कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो रशिया के नियर बाय रीजन में भेजी, तो भेजी क्यों और 1 अगस्त को क्यों भेजी? ऐसा क्या जो है इसका बैकग्राउंड है वो भी तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट पास की गई थी बाय आर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की देखिए अगर कुछ भी क्या हुआ, अमेरिका ने क्या करने की कोशिश की, कुछ स्टेप उठाने की कोशिश की जिससे किसको फर्क पड़ सकता है, रशिया को या फिर रशिया के सिटीजन्स को, तो वो क्या एक्टिवेट कर देगा, तो वो डेड हैंड एक्टिवेट कर देगा। अब ये सारी बातें भी क्या लग रही हैं, डिस्कनेक्टेड लग रही हैं। भाई शुरुआत कहां से हुई, पहले किसने पहल करी और फिर बाद में किसने पहल करी, ये भी तो जानना जरूरी है। अगर हम बात करें तो देखिए हुआ क्या, जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है यानी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा रशिया को कि देखो आपके पास क्या है, 10 डेज हैं, राइट। किसके लिए 10 डेज हैं? सीज फायर के लिए 10 डेज हैं। किसके साथ? यूक्रेन के साथ। समझ गए? इसके आगे उन्होंने कहा अगर आपने ये चीज एग्री नहीं करी तो व्हाट यू विल फेस सेवरल सैंक्शंस, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सेकेंडरी ट्रेफिस एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है वो इंक्लूड की जाएगी। यानी यहां पे पहल किसकी तरफ से हुई थी, तो भाई यूएस की तरफ से ही हुई थी, जिसके रिप्लाई में यहां पे जो दिया गया वो ये कहा गया कि देखो You threaten us with sanctions, we remind you we can end the world। और ये स्टेटमेंट किसने पास करी? फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट ने पास करी। यानी पहल किसने करी सबसे पहले, तो यूएस ने करी। उसका जवाब फिर किसने दिया, तो भाई उसका जवाब फिर से रशिया ने दिया। अब रशिया ने जब जवाब दिया तो इसका जवाब वापस से कहां से आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया। क्या जवाब था कि हमने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो रशिया के नियर बाय रीजन में भेज दी हैं। अब ये सारी बातें देख के तो हमें लग रहा है कि अच्छा पहल भी करी किसी और ने और इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स भी पास करी किसी और ने। चलिए जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि देखो हुआ क्या, 1 और 2 अगस्त को कौन सी मिसाइल्स को भेजा गया वहां पे, या फिर अगर मैं बात करती हूं तो कौन सी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को भेजा गया, तो वो थी आपकी ओहियो क्लास ब्लास्टिक मिसाइल। अब आप कहेंगे कि मैम ये ओहियो क्लास ब्लास्टिक मिसाइल क्या है, तो ये जो है यूएस की बैकबोन है। यस और इस बैकबोन को ऑपरेट कौन करता है, यूएस नेवी जो है वो ऑपरेट करती है। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स में से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स की हिस्ट्री हमें इस शब्द में देखने को मिल जाती है, दैट इज द कोल्ड वॉर, जो कब से कब तक चली, 1947 से लेके 1991 तक चली। एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे हमें क्या देखने को मिला, इंटेंस पॉलिटिकल, मिलिट्री, आइडियोलॉजिकल राइवरी जो है वो देखने को मिली। अब यहाँ पे अपोनेंट्स तो ये थे लेकिन इनके साथ कुछ एलाइज भी थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थे वेस्टर्न एलाइज और सोवियत यूनियन के साथ थे ईस्टर्न एलाइज। और अगर हम बात करते हैं तो उसको कोल्ड वॉर क्यों कहा गया, बिकॉज वॉर होने के लिए दोनों पार्टीज का सामने आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कभी भी सामने आके तो लड़ाई हुई ही नहीं, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा गया। सामने ना आके हुई हो लेकिन बैक एंड पे बहुत सारी चीजें चल रही थी, जैसे कि न्यूक्लियर आर्म रेस चल रही थी, कुछ प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, जैसे कि वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान में,
इसके साथ साथ एक आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, कोई कम्युनिज्म के बारे में कह रहा था तो कोई कैपिटलिज्म के बारे में कह रहा था। इन्हीं रीजन की वजह से इस वॉर को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। जब हम आगे बात करते हैं तो यहां पे ये कहा गया कि देखिए, अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो इसका लिंक भी कहां से जुड़ा हुआ है, इस डेड हैंड से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो डेड हैंड के रूट्स हैं वो भी इस कोल्ड वॉर से ही आके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपके रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास करी थी, डोंट फॉरगेट इवन इफ यू डिस्ट्रॉय मॉस्को वी स्टिल हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय यू just like in Cold War. Again a mocked kind of a statement कि ठीक है, you have a lot of capabilities, हमारे पास भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, इसी के साथ हमें डेड हैंड के बारे में भी पता होना चाहिए। डेड हैंड क्या है? एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेंशन सिस्टम है जो किसने डेवलप किया था? सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था। किसके टाइम पे? कोल्ड वॉर के ही टाइम पे। मैंने कहा था ना, इसके रूट्स भी कोल्ड वॉर से जुड़े हुए हैं। मोटो क्या था बेसिकली इसका कि देखिए, अगर कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि इस न्यूक्लियर सिस्टम को प्रेस करने के लिए कोई लीडर ही प्रेजेंट नहीं है, तो भी ये न्यूक्लियर सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लॉन्च हो जाएगा। इसी चीज को क्या कहा गया? डेड हैंड जो है, कहा गया कि यहाँ पे हमें कोई भी फिजिकल ह्यूमन की जरूरत नहीं है। और जब सबमरीन की जो है स्टेटमेंट आई किसकी तरफ से? यूएस की तरफ से, तो यहाँ पे रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने मॉक करते हुए कहा कि ये तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा नर्वस रिएक्शन, देखिए ना, सच नर्वस रिएक्शन। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो ये भी पता लगा कि उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ऐसा ही रिएक्शन आना था तो रशिया जो है वो बिल्कुल करेक्ट पाथ पे है। इसके साथ साथ ही मॉक्ड एंड सेड कि यूएस कंसर्न ओवर डेड इकोनॉमीज एंड रिफ्रेस्ड पॉप कल्चर एंड कोल्ड वॉर डॉक्ट्राइन इन द जेब्स, कि देखिए यहाँ पे जो रिप्लाई आया उसकी तरफ को देख के रशिया जो है सही पाथ पर है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो रशिया है उसका ज्यादा कंसर्न किस साइड पे होता है कि भाई वो डेड इकोनॉमीज जो है उस पे रहता है। जब हम आगे इस पे बात करते हैं तो मेजर कंसर्न जो हमें डिस्कस करना है दैट इज कि इंडिया जो है उसकी क्या पोजीशन रहेगी। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, दोनों के साथ ही स्ट्रॉन्ग एलॉयज हैं। अगर मैं बात करूंगी तो स्ट्रॉन्ग डिफेंस टेक टाइज हैं, किसके साथ? रशिया के साथ। वहीं अगर मैं बात करूंगी तो ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, किसके साथ? यूएसए के साथ। यानी इंडिया जो है वो दोनों के ही साथ एक क्या है, अच्छे टर्म्स पर है, बट इन डिफरेंट फील्ड्स। और इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक कंसर्निंग पोजीशन जो है देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहां पे पता लगेगा कि इंडिया जो है वो अवॉइड करता है साइड्स लेने में, जैसे कि हमें यूएस रशिया, यूएस चाइना में भी देखने को मिला है। बट यूएस जो है जरूर इंडिया को प्रेशर करेगा ताकि वो क्या करे? सपोर्ट करे सीज फायर और सेशन को। वहीं रशिया जो है एक्सपेक्ट करेगा कि भाई आप जो है न्यूट्रल ही रहें जैसे हमेशा रहते हैं। तो बट यहां पे हमें क्या देखने को मिल सकती है? इंडिया की एक फ्लेक्सिबिलिटी इन डिप्लोमेसी जो है देखने को मिल सकती है। बिकॉज एक साइड पे कहेंगे कि तुम हमारी बात मानो, दूसरी साइड पे कहेंगे कि इट्स ओके, आप जो है न्यूट्रल रह सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए क्या है? एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे न्यूक्लियर पोस्टरिंग रेजिंग रीजनल इनसिक्योरिटी भी देखने को मिलती है कि भाई जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी इंडिया के पास आएंगे, राइट। अब मल्टीपल सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो इंडिया को यहाँ पे काउंटर करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक फॉल आउट हमें देखने को मिल सकता है, एनर्जी शॉक रिस्क वो भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया क्या है? एक मेजर इंपोर्टर है। किन किन चीजों में? रशियन क्रूड ऑयल में, यूएस टेक डिफेंस इक्विपमेंट्स में। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट आएगा, जैसे कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो स्पाइक हो सकते हैं। यही नहीं, अगर मैं बात करूं तो हमारी जो मार्केट है वो पैनिक में आ सकती है। इसके साथ साथ इंडिया की जो फिस्कल डेफिसिट है, इन्फ्लेमेशन है, वहीं फॉरेक्स रिजर्व्स है, उस पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। यही नहीं, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि जो डिफेंस सप्लाई चेन है उस पे भी प्रेशर आ सकता है। बिकॉज अभी मैंने मेंशन किया कि हम जो है रशिया से क्या है, डिफेंस फील्ड में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं।
एंड यस, अगर ये वॉर हुई, चाहे वो वर्ल्ड वॉर जैसी कोई वॉर हो या फिर कोल्ड वॉर जैसी कोई वॉर हो, दोनों ही केसेस में इंडिया पे प्रेशर जो है बनेगा ही बनेगा। आगे अगर बात करते हैं तो एक और पॉइंट आता है कि देखिए, इंडिया की ना एक ग्लोबल इमेज है। कैसी इमेज? कि इंडिया किसी का भी पक्ष ऐसे नहीं लेता, बिकॉज हमारे पास क्या है, मल्टी पॉलिसीज, यानी हम जो है किसी भी कंट्री के साथ जो है एलाई कर सकते हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं कि हम फिक्स्ड हैं कि इन्हीं के साथ करेंगे, नहीं, वी आर ओपन टू एवरीवन। तो वो जो इमेज है यहाँ पे, उस पे भी बात आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया को प्रेशराइज किया जाएगा, एक साइड पिक करो, डैमेज कर सकते हैं वो इनकी रेपुटेशन को, जो कैसी है, न्यूट्रल पीस ब्रोकर की। हम लोग वो कंडीशन पे जो हम शांति को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे हमसे कहीं ना कहीं जो है डिमांड की जाएगी कि साइड पिक कर लीजिए। यस, अब आपको क्या लगता है कि क्या वॉर होने के चांसेस हैं, और अगर हाँ तो क्यों? इसके साथ साथ क्या इंडिया को कोई साइड चुननी पड़ सकती है? क्या ऐसी कंडीशन जो है आ सकती है? इन सारी बातों का आंसर जो है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस सेशन को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपके पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक जो है वो दोनों ही प्रेजेंट है। सो थैंक यू।